हाँ भाई, तो अब जो हमारा चैप्टर है वो है हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स। देखो ये थर्मोडायनेमिक्स तुम्हारे फिजिक्स के अंदर भी है, ठीक है। और ये चैप्टर अपने आप में जो भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग आगे जाके करना चाहता है, जिसको भी आगे जाके बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना है, उसके लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बेसिक ही थर्मोडायनेमिक्स होता है, ठीक है। तो वहां पे तुम्हें पूरा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा ये थर्मोडायनामिक्स। तो ये एक ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री और फिजिक्स की जो कि हीट से डील करेगी। हीट से, हीट कहते हैं ना, हीट इंजन, इंजन खराब हो गया है, इंजन चल नहीं रहा है, तो पूरा का पूरा हीट के ऊपर यहाँ पे हुआ क्या। इंजन तो हम यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि केमिस्ट्री का पोर्शन है, तो हम केमिकल चीजों को देखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज के टर्म्स में। इंजन के बारे में हम फिजिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स अपने आप में ही बहुत ही एक अलग टॉपिक है, ठीक है। थर्मो मतलब हीट, डायनेमिक्स मतलब इन मोशन। तो जब भी हीट का एक्सचेंज होगा एक जगह से दूसरी जगह पे तो क्या होगा, तो ये हमारे पास हमें चैप्टर पढ़ना है, ठीक है भाई। तो ये एक नॉर्मल चैप्टर नहीं है, बाकी चैप्टर जो तुमने पढ़े हैं ये उससे हटके बहुत ही अलग टाइप का ये चैप्टर माना जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा माइंड अपने देखो, ये चैप्टर जो है ना, ये रट्टाफिकेशन और न्यूमेरिकल पोर्शन, मतलब न्यूमेरिकल मतलब काइंड ऑफ न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट आएंगे इसके अंदर, ठीक है, थोड़े से अलग हटके होंगे। तो रट्टाफिकेशन मोड ऑन करके रखेंगे सब बच्चे, यहाँ से रट्टा वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। रट्टा मतलब याद करने वाला पोर्शन भी है, स्टार्टिंग में तो याद ही करने वाला आएगा, और फिर थोड़ा सा न्यूमेरिकल वाला पोर्शन आता है इसका, ठीक है। तो ये चैप्टर बाकी सब चैप्टरों से बहुत हटके है, तो सब लोग तैयार रहेंगे, ठीक है। ये थर्मोडायनेमिक्स काफी अच्छा चैप्टर है। तो सबसे पहली बात तो हम यहीं पे यही वाली बात कह रहे हैं कि व्हाट इज डू यू मीन बाय द थर्मोडायनेमिक्स। तो ये एक थर्मोडायनेमिक ऐसी साइंस की ब्रांच है जो कि किससे डील करती है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के बारे में डील करती है, ठीक है। जो कि बेसिकली जैसे हीट, अपने आप में हीट को हम कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत सारी एनर्जी में, बहुत सारी मैकेनिकल एनर्जी में, इंजन में, चलने में, ठीक है। तो हम देखेंगे कितनी क्वांटिटी चाहिए, कितनी क्वांटिटी से कितना प्रोड्यूस हो रहा है, क्या रिलेशन होगा इन सब के बीच में। तो सारे बच्चे लिखेंगे दी ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स, सब लोगों को दिख रही है स्पेलिंग, आई गेस ये ज्यादा बेटर है। yes sir. विच डील्स विद स्टडी ऑफ, सर ब्लैक ज्यादा बेटर है, वो दिख भी रहा है कम्प्लीटली। अच्छा यार पता नहीं कुछ ना दिक्कत आ रही है लिखने में, कोई नहीं, फिर ऐसे ये भी ठीक है। कोशिश करता हूँ, एक सेकेंड। अच्छा ये वाला ठीक रहेगा। The branch of science which deals with the study of different, yes सारे बच्चे लिखे different forms of energy, different forms of energy and different forms of energy and quantitative relationship between them, and quantitative relationship between them, quantitative relationship between them is called thermodynamics. सर एक बार रिपीट कर दो। हाँ श्योर, द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of different forms of energy, different forms of energy, ठीक है, एंड क्वांटिटेटिव कितनी क्वांटिटी लगेगी, एंड क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, quantitative relationship between them, between them is called thermodynamics, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स एक मोटे मोटे तौर पे तुम्हें क्या दिख रहा है कि ये हमारे पास एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जो कि किससे डील करेगी, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एंड क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप के बारे में, राइट एवरीबॉडी, ठीक है। तो अब ये तो हुआ थर्मोडायनेमिक्स का एक सिंपल सा बेसिक। देखो अब ना थर्मोडायनेमिक्स में कुछ चीजें तुम्हें देखनी है। जैसे मान लो आज था केमिस्ट्री लैब में गई, इसने देखा कि एक टेस्ट ट्यूब है,
तो इसने ना टेस्ट ट्यूब के अंदर एक, जैसे ही पहली पहली बार गई थी तो इसने क्या करा, HCl H2SO4 Na सब मिक्स कर दिया, जितने भी केमिकल थे सब मिक्स कर दिया। तो ये जो केमिकल इस टेस्ट ट्यूब के अंदर काम कर रही है, तो इसको ये बोलेगी सिस्टम। क्या बोला जाएगा इसको, सिस्टम, क्योंकि इसके अंदर ये सारी चीजें कर रही है। अब मान लो उस टेस्ट ट्यूब को मिक्स करने के बाद उसमें से क्या निकली, हीट निकल के आई। तो वो जो हीट निकल के आई, तो वो हीट कहाँ जाएगी, सिस्टम से निकल के बाहर, सराउंडिंग, सराउंडिंग्स में। तुमने चैप्टर सराउंडिंग। पढ़ लिया है ना बेटा, सच बताओ स्वास्थ्य हाँ सर। का। ठीक है, तो जो सिस्टम के बाहर की चीज होती है वो मेरे पास क्या है, सराउंडिंग में चली गई, राइट। और अब ये सिस्टम प्लस सराउंडिंग जो दोनों मिल जाएगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्स। यूनिवर्स। ठीक है, तो हमारे पास एक, जहां पे तुम अपनी ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, ठीक है, तो कोई भी अपना तुम थर्मोडायनेमिकली फंक्शन परफॉर्म करना चाह रहे हो, इसके अंदर मान लो, तो ये मेरे पास क्या होगा, सिस्टम। सिस्टम बोला जाता है उसे। सिस्टम के बाहर की जितनी भी चीजें हैं, इसे तुम क्या बोलोगे, सराउंडिंग। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर ये है सराउंडिंग। और ये दोनों ही मिलके क्या बन जाएगा फिर, पूरा का पूरा ओवरऑल, यूनिवर्स। तो ये पूरा का पूरा बन जाएगा यूनिवर्स। तो दिस इज कंप्लीटली योर यूनिवर्स। ठीक है भाई। तो अब हमारे पास एक चीज देखो, जैसे कि कोई भी गाड़ी है, गाड़ी के अंदर इंजन है, तो इंजन क्या हुआ, सिस्टम। वो धुआं बाहर छोड़ रहा है, तो वो क्या हुआ, सराउंडिंग में छोड़ रहा है। और जो टोटल माना जाएगा वो क्या हो जाएगा मेरे पास, वो पूरा हो जाएगा सिस्टम, आई मीन सॉरी, पूरा यूनिवर्स। राइट एवरीबडी, बोलो भाई। यस सर। ठीक है, तो ये मेरे पास, तो सारे बच्चे लिखेंगे सिस्टम के अंदर दी स्पेसिफाइड, सारे बच्चे लिखें, दी स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ यूनिवर्स, दी स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ यूनिवर्स which is chosen for which is chosen for thermodynamical studies, which is chosen for thermodynamical studies, it is called system, it is called system। सर चूजन फॉर के बाद chosen for thermodynamical studies, इतनी खतरनाक आवाज है, तुम्हें डरा दिया बच्चों को। ठीक है, which is chosen for thermodynamical studies, chosen for thermodynamical studies is called system। अब लिखो, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ यूनिवर्स, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ यूनिवर्स एक्सक्लूडिंग द सिस्टम, excluding the system, the remaining part of universe excluding the system is called surrounding, is called surrounding। तो इसका मतलब फिर मैं क्या लिख सकता हूं, तो अब जब मैं यहां पे लिखूंगा तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, कहना ही से सिस्टम प्लस सराउंडिंग, सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज कॉल्ड यूनिवर्स। वेरी गुड। तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज कॉल्ड यूनिवर्स। ठीक है भाई, याद रहेगा सब बच्चों को। यस पीपल। यस सर। एक बार ऊपर हाँ, तो ये हमारे पास है, तो सिस्टम और सिस्टम के बाहर जो सराउंडिंग है, दोनों मिलके क्या बनता है, यूनिवर्स बनता है। हाँ, कोई कुछ कह रहा था, यस कार्तिक कुछ कह रहे हो। और हम ये कह रहे थे कि इसे ऊपर को कर दो सर थोड़ा सा। अच्छा अच्छा, तो ये हमारे पास हो गया सिस्टम प्लस सराउंडिंग, दोनों मिलके बन गया यूनिवर्स। ये तो थियोटिकल पार्ट है, ये तो बच्चों वाली बात है, ये तो किसी को भी पता है। अब देखो भाई, मुझे एक बात बताओ, जैसे कभी तुम लोगों ने एक चीज नोटिस करी है कि जैसे कुकर है, तो कुकर पे जब भी तुम कुछ बना रहे होते हो, चावल या खिचड़ी या कुछ भी तुमने चढ़ा दिया है कुकर के ऊपर, तो कुकर में जब सीटी लगती है तो पहले कुकर में से क्या निकल के आता है, धुआं निकल के आता है। एम आई राइट भाई, कुकर की जो सीटी होती है तो वो क्या है, धुआं। तो तो ये मेरे पास क्या माना जाएगा, मान लो वो है मेरे पास हीट। ठीक है, कुकर के आसपास जो निकल के आ रही है वो मेरे पास क्या है, हीट मान लो कि वो हीट निकल के आई। लेकिन कभी कभी तुमने नोटिस किया है, कभी कभी हीट के साथ साथ वो जो होता है, दाल जो होती है वो भी बाहर निकल के आ जाती है। हाँ। कभी देखा है, मान लो कोई कोई बहुत ही पतली, अगर कोई कोई भी कुछ भी बना रहा है, दलिया बना रहा है, या दाल बहुत ज्यादा घुट जाती है, तो कभी कभी वही दाल बाहर निकल के आ जाती है कुकर से, राइट। ऐसा कभी कभी हो जाता है। तो दाल अपने आप में हीट है या वो मैटर है जो हम खाएंगे, मैटर है। मैटर है ना। तो इसका मतलब सिस्टम से सराउंडिंग में हीट भी बाहर जा सकती है और मैटर भी बाहर जा सकता है।
अब इसी चीज को देखते हुए हमने दो टाइप के सिस्टम, वैसे तो तीन टाइप के सिस्टम होते हैं, ठीक है। तो एक सिस्टम है मेरे पास ओपन, एक है मेरे पास क्लोज, और एक है मेरे पास आइसोलेटेड। अब देखो ये है क्या, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। तो कौन सी दो चीजें हैं मेनली मेरे पास प्यारे प्यारे बच्चों? तो वो कौन सी दो चीजें हैं? तो देखो ओपन एंड अब, क्लोज। हाँ तो देखो अब मेरे पास ये एक सिस्टम है और ये मेरे पास सराउंडिंग है बाहर का। तो सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में हीट भी बाहर जा सकती है और हीट अंदर भी आ सकती है, और मैटर भी आपस में खूब ट्रांसफर कर सकता है। मतलब हीट का जब मन कर रहा है बाहर जा रही है, हीट का जब मन कर रहा है अंदर आ रही है। मतलब मैटर और हीट दोनों ही एक दूसरे से ट्रांसफर हो सकते हैं। तो जब मैटर भी ट्रांसफर हो सकती है, हीट भी, मतलब मैटर और हीट दोनों ही फ्री है ऐसे बाहर और अंदर आने के लिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ओपन सिस्टम। क्या बोलते हैं? ओपन सिस्टम। कहते हैं ना मैं तो ओपन हूं, आप मेरे से कोई से भी बात कर सकते हैं, आप बोलो तो एक बार। वो कहते हैं नहीं शर्म आ रही है। तो इस टाइप का ओपन सिस्टम है। कुछ दोस्तों में क्या होता है, ओपन या क्लोज? अगर ओपन ओपन। सिस्टम है तो अच्छे दोस्तों, क्लोज सिस्टम है तो इसका मतलब झूठे दोस्तों तुम आपस में, ठीक है। तो ये मेरे पास है। अब आ रहा है मेरे पास क्लोज सिस्टम। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिनसे सारी बात शेयर नहीं की जा सकती, सिर्फ कुछ बातें शेयर की जाती है पढ़ने वाली। कि वही तूने टॉप कर लिया, हाँ मैंने भी किया टॉप, बस एक नंबर कम है तेरे से क्योंकि तूने चीटिंग कर ली थी। तो इस टाइप की बातें करते हैं लोग आपस में, कुछ मतलब टॉपर्स। सीधे अपनी चीटिंग की बात ले आई, ये नहीं हाँ बोल तो देखो, सकते अच्छी चुप हो बात जाओ है। स्वास्थ्य का, तुमसे बोल रहा हूँ मैं कुछ। तो ये देखो मान लो मेरे पास मतलब हीट तो ट्रांसफर हो रही है, हीट ट्रांसफर हो रही है, लेकिन मैटर ट्रांसफर नहीं हो रहा है। मैटर तो वैसे भी ज्यादा क्वांटिटी का होता है ना। तो मतलब हीट तो ट्रांसफर हो रही है, लेकिन मेरे पास मैटर ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है। तो जिसमें मेरे पास हीट ट्रांसफर हो जाए और मैटर ट्रांसफर ना हो पाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्लोज सिस्टम। तो क्लोज सिस्टम अभी पहले सारे बच्चे सुनेंगे, मैं लिखवाऊंगा। तो इसका मतलब क्या चीज ट्रांसफर, अच्छा हीट को क्या मैं एनर्जी बोल सकता हूँ? हाँ, हीट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी सुना होगा। लेकिन हमारे पास मैटर ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। अब इसी तरीके से मेरे पास एक आइसोलेटेड है। अब आइसोलेटेड में क्या लग रहा है तुम लोगों को, क्या होना चाहिए? दोनों ट्रांसफर नहीं होता है। आइसोलेटेड, मान लो दो दोस्त हैं और वो एक दूसरे को कुछ नहीं बताते, मतलब वो एक दो दोस्ती, उनको तो दोस्ती नहीं कहना चाहिए ना फिर। मान लो दो अजनबी हैं, ठीक है। जैसे मान लो आर्यन है यहाँ का, हमारे पास एक बच्चा है यहाँ पे आर्यन और चंदन। ये एक दूसरे को कैसा सिस्टम माना जाएगा? ये एक दूसरे को खूब बात करते हैं मनी मन। तो मनी मन कर रहे हैं ना सामने से कुछ हो ही नहीं रहा, जानते ही नहीं है कौन। तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा? आइसोलेटेड। रिलेटेड तो ना तो हीट ट्रांसफर हो रही है ना मैटर ट्रांसफर हो रहा है। मैटर ट्रांसफर याद रहेगा सब बच्चों को? यस। कुछ लोग कह रहे हो कि ये सब क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है? अरे भाई ये सब आगे जाके यूज होगा चीजें, ठीक है। तो ये जहाँ पे भी मेरे पास तुम कोई भी एक्सपेरिमेंट करवाओगे, तो अब अगर उसमें वहां पे ना तो हीट जा पा रही बाहर, और ना ही सराउंडिंग से सर, कुछ ज्यादा। हाँ ना ही मेरे पास मैटर जा रहा है। तो सारे बच्चे ओपन सिस्टम में लिखें। लिखो दिस सिस्टम विच कैन एक्सचेंज, ओपन सिस्टम में लिखें, दिस सिस्टम विच कैन एक्सचेंज बोथ एनर्जी एंड मैटर, energy and matter with the surrounding, energy and matter with the surrounding is called open system। उसी को हम क्या बोलते हैं? ओपन सिस्टम बोलते हैं। तो जरा बताना, क्या मैं हॉट, जैसे मान लो तुम कोई भी हॉट कॉफी लेकर आए, जैसे मान लो आस्था के घर पे कौन आई, माइका आ गई एकदम से कि टाटा, हाउ आर यू आस्था। तो आस्था ने कहा ओ माय गॉड व्हाई आर यू हियर। तो उसने बोला शट अप। तो फाइनली फिर आस्था क्या लेकर आई, वो लेकर आई गरम गरम कॉफी। उसने बोला कॉफी और टी। तो उसने बोला ऑफ कोर्स कॉफी, टी तो मैं घर पे पी लेती हूँ। तो फाइनली जब ये लेकर आई तो इसने देखा कि, इसने माइका ने इससे पूछा कि आस्था ये कॉफी है तो ये कौन सा सिस्टम है? तो उसने बोला कि यहाँ पर भी पढ़ाई स्टार्ट हो गई। कह रही हाँ ऑफ कोर्स, मुझे तो ज्यादा नंबर लाने हैं इसलिए। तो फाइनली वो बाद में पता लगा कि वो कौन सा सिस्टम रहा होगा, ओपन सिस्टम रहा होगा ना। क्यों? क्योंकि ओपन सिस्टम में, नहीं नहीं, कौन सा सिस्टम रहा होगा जरा बताओ। मतलब आपने खुद ओपन है, बता दिया। नहीं नहीं मैंने भी ओपन बोल दिया गलती से, लेकिन होना क्या चाहिए? ओपन होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, या आइसोलेट होना चाहिए? क्या लगता है? अगर हॉट लिक्विड है किसी भी ओपन कंटेनर के अंदर, तो वो क्या होगा, क्या कहा जा सकता है उसे, ओपन या क्लोज? ओपन ही कह रहा था ना। अच्छा मतलब मैटर भी एक्सचेंज हो रहा है। सॉरी, क्लोज कहा जाएगा, सॉरी। सोच लो सारे बच्चे एक बार। हाँ, क्योंकि क्लोज देखो कहा देखो अगर तुम कॉफी लेकर आई हो, अगर तुम कॉफी लेकर आई हो तो कॉफी से सिर्फ क्या ट्रांसफर हो रहा है मेरे पास? हीट ट्रांस, क्या जाएगा। अगर मान लो रखी रहेगी तो क्या कॉफी गायब हो जाएगी? नहीं। नहीं होगी ना।
तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, क्लोज सिस्टम। अच्छा अगर मान लो आस्था ने क्या करा, चला के दिखाई, आस्था कॉफी की जगह पे ले आई पेट्रोल, ठीक है, मान लो इसको गला खराब करना था इसका, गला वैसे तो वो पी नहीं पाएगी बेचारी, लेकिन फिर भी मान लो ये पेट्रोल लेकर आ गई ऐसे, सर ठीक गला है। खराब कर रहा था कुछ और ही। वही तो, ये कुछ मान लो, और ही कराते हैं सर एग्जाम्पल में। बस चुप हो जाओ तुम। अच्छा आस्था की जगह पे स्वास्थ्य खाती तो इसका दिमाग थोड़ा सा खराब हो गया। हाँ, तो ये आपका तो ये टेस्ट। तो ये लेकर आई मिट्टी का तेल, ठीक है, मिट्टी का अरे तेल भाई, सर एक कप उसमें के फिनाइल अंदर। भी मिला। मतलब सर आपको फिर तो चांस जरूर सुनना फिर तो चाहिए जरूर बोलने के लिए मेरे तो जरूर खिलाफ। कार्तिक गया स्वास्थ्य के घर पे कि बहन प्लीज अपने नोट्स दे दे, मुझे पढ़ना है। कार्तिक। तो वो कार्तिक को ये क्या लेकर आई, मिट्टी का तेल लेकर आई कप के अंदर। तो इस ये कार्तिक बड़ा चालाक है, इसने पी नहीं, वो वहीं पे रखी रखी सारा मिट्टी का तेल उड़ गया हवा में। वैसे मिट्टी का तेल उड़ता नहीं है, पेट्रोल उड़ता है। तो पेट्रोल पूरा का पूरा कप में से गायब। तो कार्तिक कह रहा तूने पिया क्या बहन, तू तो लेकर आई थी। वो कह रही है ओ ज्यादा स्टॉल मत मार, ठीक है, तेरे लिए लेकर आई थी, लेकिन वो सारा का सारा हवा में उड़ गया। तो अब तो इसका मतलब पहले तो वेपर उड़ गए सारे उसके, और फिर वो भी उड़ गया, मैटर भी उड़ गया हवा में। तो ये कौन सा सिस्टम माना जाएगा, ओपन। ओपन, क्योंकि हीट के साथ साथ मैटर भी उड़ गया। मैटर का मतलब कंटेंट जो होता है, राइट एवरीबॉडी। अच्छा मुझे एक बात सर बताओ। एक निधि हाँ हाँ बस। हाँ हाँ बोलो। सर जैसे हम देखते हैं और समझते हैं सर, और पढ़ते हैं सर, और सीखते हैं कि सर जो भी चीजें उड़ती हैं वो वेपर्स की फॉर्म में उड़ती हैं ना सर। हेलो। हाँ सुन रहे हैं। हाँ तो सर वेपर की फॉर्म में उड़ती है, तो सर पेट्रोल क्या वेपर ही मतलब वाटर ही होता है सिर्फ, उसके अंदर कोई मैटर होता है, तो सर वो मैटर ऊपर कैसे उड़ पाता है? ये किसने बोला तुमसे कि पेट्रोल में वाटर होता है? नहीं नहीं सर, मैं कह रहा हूँ सर जो भी कंटेंट होते हैं हवा में उड़ते हैं सर, वो वाटर वेपर होते हैं, उनमें कोई भी डस्ट ऐसा पार्टिकल नहीं है। ये किसने बोला? नहीं, सर मैंने साइंस की किताब में पढ़ा था 5th क्लास ऐसा में। ऐसा अब कुछ भी याद नहीं है है। मुझे। हीलियम हीलियम के अंदर कोई वाटर नहीं है, लेकिन हीलियम हवा में उड़ता है। बहुत सारी गैसेस हैं, जो नाइट्रोजन गैस है, क्या इसमें वाटर है? वाटर के अंदर H2O होता है, नाइट्रोजन हवा में उड़ रही है मान लो। हीलियम के गुब्बारे से खेलो कभी बचपन में, आते हैं ना वो हाँ हाँ गुब्बारे जो हवा में हाँ उड़ जाते हाँ। हैं। सर यस 10 रुपए का सर। एक आता है। हाँ तो वो हीलियम के गुब्बारे हवा में उड़ जाते हैं, तो वो क्यों? तो उनमें भी तो बिकॉज हीलियम है। ऑफ तो दैट। ऐसा नहीं है, वाटर वेपर भी उड़ता है। अच्छा वाटर सर, थैंक वेपर यू ही सर उड़ता है, फॉर तो ये तो क्लियरिंग माय डाउट। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, तीन टाइप के सिस्टम है, क्लोज, ओपन और आइसोलेटेड सिस्टम। अच्छा एक ना थर्मोस बॉटल आती है, अभी तुमने देखो कि हम लोग घूमने के लिए गए थे थोड़े दिनों पहले उत्तराखंड, ठीक है, शायद हमने डाला भी था पिकनिक का। तो वहां पे एक्चुअली हम ना बर्फ लेकर गए थे ताकि पानी ठंडा रहे। तो बर्फ लेके गए थे और वो शाम तक ठंडा ही था, इवन उसमें बर्फ थी। हम बल्कि यहाँ से सुबह लेके गए थे 4 बजे, और शाम को हमने वहां पे खोला अराउंड 3 या 4 बजे के अराउंड। तो वो बर्फ की बर्फ थी। तो उस बॉटल को हम क्या बोलते हैं, थर्मोस बॉटल। तो अच्छा। वो बर्फ की बर्फ क्यों होती, जरा कोई बता सकता है? आती है ना ना ऐसी चीजें। अंदर की चीज बाहर जा रही थी ना ये अंदर जा रही यस। आइसोलेटेड देखो, थी। हाँ बिल्कुल, कोई भी बर्फ तब पिघलेगी ना जब वो हीट को एब्जॉर्ब करेगी। तुम जब फ्रीज में से बर्फ को बाहर निकालते हो तो वो लिक्विड क्यों बन जाती है? क्योंकि इसने एटमॉस्फेयर में से हीट को एब्जॉर्ब करके वो लिक्विड बन गई। लेकिन अब तुमने एक ऐसी बॉटल ली है जो कि आइसोलेटेड है। अब इस आइसोलेटेड में ना तो अंदर की चीज बाहर जा सकती, ना बाहर की चीज बिल्कुल अंदर आ सकती, बिल्कुल एकदम आइसोलेटेड पैक्ड है। ना तो हीट जाएगा ना हीट, मैटर ही नहीं जा रहा, तो हीट मतलब हीट तो जा ही नहीं सकता, तो मैटर क्या जाएगा? तो इसलिए पैक्ड है, तो जो बर्फ जैसी थी वैसी की वैसी तो रहेगी शाम तक भी। नहीं आया समझ में? आ रहा है। अरे जब तुम वो देखा है, वो जो एक बोतल आती है गर्म चाय लेके जाते हैं कि भैया पिकनिक के लिए लेके जाएंगे, पिकनिक पे गर्म की गर्म रहती है वो चाय। जब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो जब हॉस्पिटल जाते हैं तुम्हारे घर वाले, मतलब ऐसी थोड़ा बहुत मतलब थर्मस। तो वो लेके थर्मस। जाते हैं ना गरम गरम चाय। क्या वहां पे कहते हैं क्या चाय चाय लेकर आइए ठंडी ठंडी"? नहीं ऐसा नहीं होता है, आजकल गरम वो बोतल आती है गरम चाय, वैसे की वैसी ही रहती है, बिल्कुल एकदम से हैवी बनी है। तो वो क्या है, तो वो आइसोलेटेड सिस्टम है ना। ना तो हीट इस साइड गई ना मैटर ट्रांसफर हुआ। तो सारे बच्चे लिखेंगे, कौन सा वाला लिखा था तुमने थोड़ी देर पहले? ओपन लिखा था। क्लोज में लिखो द सिस्टम विच कैन एक्सचेंज, the system which can exchange only energy, which can exchange only energy, not matter, not matter, which can exchange only energy not matter with the surrounding, is called close matter, is called close matter। ठीक है। अब आइसोलेटेड में क्या होगा फिर? जो एक दूसरे से एक्सचेंज ना करें। हम्म, पैक दो, सील दो। को the system which can neither exchange energy, which can neither exchange energy nor matter
nor matter with the surrounding is called isolated system. It is called isolated system, एक right? बार फिर से The system which can neither exchange energy nor matter with the surrounding is called isolated system. ठीक है भाई, याद रहेगा सब बच्चों को। देखो बहुत बच्चों वाली बातें हैं, ये तो याद भी करने की जरूरत नहीं होती है। अगर तुम्हें समझ में आ गया तो तुम अपने वहां पे लिख कर आ जाओगे। ठीक है, याद रहेगा सब बच्चों को। कार्तिकेय, आर्यन, आर्यन कुमार, मेरी आवाज आ रही है तुमको? आर्यन कुमार, यस सर। हाँ। तो आर्यन कुमार, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? सर जिसमें एनर्जी या मैटर कुछ नहीं हो सकता सराउंडिंग में। अच्छा, एनर्जी या मैटर या एनर्जी एंड मैटर? सर एनर्जी एक्सचेंज नहीं होता और मैटर भी एक्सचेंज नहीं होता। हाँ ठीक है, चलो गुड। ठीक है, अब इसी तरीके से ना देखो, ये तो हुई चलो बात सिस्टम को लेके। अब ना हमारे पास दो फिनोमिना होते हैं। और अच्छा, तुम्हें याद है फिजिक्स में मैंने एक चीज पढ़ाई थी तुम्हें, स्टेट मतलब एक होता है पाथ फंक्शन, एक होता है पाथ डिपेंडेंट, एक होता है पाथ इंडिपेंडेंट। वर्क एनर्जी में पढ़ाया था, याद आया? सर हाँ, जो सर डिपेंडेंट होता है सर वो डिपेंडेंट, और जो सर इंडिपेंडेंट होता कंजर्वेटिव है जो इंडिपेंडेंट। फोर्सेस जो होते चुप हैं रहो वो ऐसे कार्तिकेय। कुछ है। ठीक है, तो जो कंजर्वेटिव इनिशियल, नॉन कंजर्वेटिव जो होता है। हाँ वेरी गुड, जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड रहता है सिर्फ। ठीक है, तो उसे हमने कंजर्वेटिव बोला था, राइट? कंजर्वेटिव तो फोर्सेस का हमारे होता है पास क्या है अब यहाँ पे ना, वही चीज अलग होती जा रही है। स्टेट तो फंक्शन और पाथ फंक्शन आता वेरी है। गुड, ठीक है। अब स्टेट फंक्शन क्या होता है हमारे पास? तो स्टेट फंक्शन वो होता है जो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करते हैं और पाथ पे डिपेंड नहीं करते। जैसे मान लो अभी मैंने बोला कि मेरे मेरे इस रूम का प्रेशर जो था ना, पहले मान लो 800 था और अभी एकदम से 1000 हो गया है। तो अब 800 से वो 1000 कैसे हुआ, इससे मतलब नहीं है। पहले कितना था 800 और अब कितना हो गया 1000, बस इसी से मतलब है। तो चेंज कितने का आया 200 का। तो हमें ये मतलब नहीं है कैसे करके हुआ, पहले कम हुआ फिर ज्यादा हो गया फिर दोबारा कम हो गया, इससे मतलब नहीं, पर इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसे हम क्या बोलते हैं, स्टेट फंक्शन। ठीक है, लेकिन ऐसी क्वांटिटी जो कि रास्ते पे डिपेंड करती है, किस तरीके से हुआ, किस तरीके से चीजें कम हुई, तो वो चीज मेरे पास क्या होती है, पाथ इंडिपेंडेंट, पाथ डिपेंडेंट, मतलब ये बोलते हैं पाथ फंक्शन। ठीक है, तो मेरे पास दो टाइप के फंक्शन है, एक है स्टेट फंक्शन और एक है मेरे पास पाथ फंक्शन। देखो थर्मोडायनेमिक्स में कि फिजिक्स के जैसी चीजें कुछ उल्टी हो जाती हैं। जैसे कुछ साइन यहाँ पे नेगेटिव लिए जाएंगे तो हमें पॉजिटिव लिए जाते हैं। ये यस एक्चुअली स्टैंडर्ड्स हैं, तो ये तुम आगे जाके देखोगे तो ये स्टैंडर्ड्स हैं, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, आई नो दैट। तो ये कुछ स्टैंडर्ड्स माने गए हैं केमिस्ट्री और फिजिक्स के अकॉर्डिंग। ठीक है भाई, तो सारे बच्चे, मैंने भी क्या बोला, स्टेट फंक्शंस क्या होते हैं, तो जो सिर्फ सिर्फ किस, इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करते सारे हैं। बच्चे लिखें स्टेट फंक्शन। लिखो, अ फिजिकल क्वांटिटी, अ फिजिकल क्वांटिटी is said to be state function, is said to be state function when change in its value, when change in its value, when change in its value depends only upon, depends only upon initial and final state, depends only upon initial and फाइनल स्टेट। ठीक है, तो जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती हैं वो मेरे पास क्या होती है, स्टेट फंक्शन। जैसे अभी ना देखो, मुझे एक बात बताओ भाई, तुम सबकी बॉडी के अंदर अपने ही अंदर एक एक इंटरनल एनर्जी स्टोर है, यस और नो? इंटरनल, जैसे मान लो तुम्हारी बॉडी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है, तुम्हारी बॉडी के अंदर कुछ मॉलिक्यूल होंगे जो मोशन में है, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगी, राइट? उसी के अंदर कुछ ना कुछ रोटेशनल एनर्जी होगी, कुछ ना कुछ, मतलब अलग अलग टाइप की एनर्जीज होंगी, राइट? तो वो टोटल तुम्हारी बॉडी में इंटरनल एनर्जी कुछ ना कुछ स्टोर है या नहीं है? तो वो एनर्जी भी क्या है, स्टेट फंक्शन है। पहले कितनी एनर्जी थी और अब कितनी एनर्जी है, तो इन चीजों पे भी डिपेंड करती हैं कुछ चीजें। ठीक है भाई, याद रहेगा सब बच्चों को? यस सर। तो हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी होती है वो स्टेट है या पाथ है? स्टेट है। वो सिर्फ इनिशियल कितनी थी और फाइनल कितनी बची, सिर्फ इस चीज पे डिपेंड करेगा। तो सारे बच्चे लिख लें इंटरनल एनर्जी। इसी तरीके से भी मैंने अभी अपने रूम के अंदर एक एग्जांपल लिया था, क्या लिया था रूम के अंदर? सारे प्रेशर। बच्चे लिख लें प्रेशर।
इसी के अकॉर्डिंग लिख लें, एक लिख लें टेम्परेचर। अच्छा, हम डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं? नहीं, फिजिक्स वाली चीजें नहीं लिखनी है, केमिस्ट्री के अंदर फिजिक्स वाली क्वांटिटीज मत लिखना, ठीक है। और वॉल्यूम? वॉल्यूम लिख सकते हो, वॉल्यूम। जैसे मान लो तुमने प्रेशर मतलब कुछ ऐसी गैस इंट्रोड्यूस करवाई है जिससे उसका जैसे गुब्बारा होता है, गुब्बारे को तुम फुला रहे हो, तो पहले वॉल्यूम कम था अब ज्यादा हो गया, तो ये भी अपने आप में एक स्टेट फंक्शन माना जाता है, ठीक है। तो अब इंटरनल एनर्जी को मैंने जैसे बताया कि जो जो भी टोटल एनर्जी होती है उसको देख के करा जाता है, राइट गाइस, आर यू गेटिंग और नॉट एवरीबॉडी? यस। तो इंटरनल एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो पहले एनर्जी थी U1 इंटरनल एनर्जी, और अब है U2। तो अब अगर मुझे बताना हो कि टोटल कितनी एनर्जी चेंज हुई है इंटरनल, U2 तो मैं क्या माइनस बोलूँ, U1। तो डेल्टा U2 U का माइनस मतलब क्या आता है, U2 माइनस का U1। U1। इतनी एनर्जी मेरी इंटरनल एनर्जी चेंज हुई है, ठीक है भाई, हम E से याद भी रहेगा। रिप्रेजेंट करते हैं ना सर? क्या बोल रही हो? इसको हम लोग E से भी रिप्रेजेंट करते हैं ना पता नहीं तुम क्या बोलना चाह रही हो। सर? इसको E से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना? ई से नहीं करना है, ई से नहीं करना है, ठीक है। इसके मैं यू से ही लिया जाता है, वरना खुद को दिक्कत हो जाएगी, तो सारे बच्चे ध्यान रखेंगे। हाँ भाई, तो मैं अच्छा नेक्स्ट लिखें। अभी मैंने स्टेट का बताया, अब लिखो पाथ फंक्शन का। अब लिखें पाथ फंक्शन, तो लिखो दोज क्वांटिटीज, या लिखो अ फिजिकल क्वांटिटी, अ फिजिकल क्वांटिटी इज सेड टू बी पाथ फंक्शन, is said to be path function, a physical quantity is said to be path function when its value depends upon the path, when its value depends upon the, when its value depends upon the path, ठीक है। तो ये चीजें हमें याद रखनी है, ठीक है भाई। तो देखो अब ये तो था हमारे पास आई मीन ये तो चलो हो गया हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स का एक बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में कि ये बेसिकली होता क्या है। तो देखो अब ना कुछ जैसे कुछ ना कुछ हम प्रोसेस करवाएंगे, कुछ चीजें तुम देखोगे, तो मैं एक बार दिखा देता हूँ वैसे तो, कि थर्मोडायनेमिक्स में एक्चुअली कुछ चीजें आती कैसी कैसी हैं, क्या है ये एक्चुअली में, ठीक है। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। अच्छा अब ना वैसे मेरे पास एक सिस्टम और आता है जिसे हम क्या बोलना चाहते हैं, बेसिकली उसे हम बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक। मतलब हम कोई छोटे थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम कोई छोटी छोटी चीजों के साथ डील नहीं करते। जैसे माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं हमारे पास कुछ, जैसे एटम्स हो गए, आयंस हो गए, मॉलिक्यूल हो गए। अब तक हमने जितनी भी चीजें पढ़ी हैं, अब तक जितने भी पहले के चैप्टर पढ़े हैं, हमने एटम के बारे में पढ़ा, उनकी इंथैल्पी के बारे में पढ़ा, याद आया। हमने फिर केमिकल बॉन्डिंग के बारे में पढ़ा, फिर हमने गैस के बारे में पढ़ा। तो वो सब माइक्रो ही तो थे। क्या वो सब तुम केमिकल बॉन्डिंग अपनी आंखों से देखते हो क्या? एटम को देख लेते हो अपनी आंखों से? नहीं ना। तो वो सब क्या था मेरे पास, ये अब तक जितना भी पढ़ा है हमने माइक्रो लेवल पे पढ़ा है, जितनी भी चीजें पढ़ी हैं। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, मैक्रो के बारे में पढ़ने वाले हैं। मैक्रो का मतलब बड़े लेवल पे, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, डेंसिटी, ये बड़ी बड़ी चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब हम एटम एटम के बारे में नहीं पढ़ेंगे। तो ये क्या होता है मेरे पास, मैक्रो प्रॉपर्टीज, ठीक है भाई। तो इसका मतलब थर्मोडायनेमिक किससे डील करता है, मैक्रो प्रॉपर्टी। मैक्रो प्रॉपर्टीज। तो एक ऐसा सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल, मैक्रो के अंदर ज्यादा पार्टिकल्स आएंगे कम आएंगे, ज्यादा। 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 माइक्रो के अंदर कम आएंगे, ठीक है, विच मतलब विच कंटेन द लेस नंबर ऑफ पार्टिकल्स, या बहुत ही माइक्रो लेवल पे, ठीक है भाई, याद रहेगा। तो इसका मतलब थर्मोडायनेमिक्स किससे डील करने वाला है, मैक्रो से। मैक्रो से। तो सारे बच्चे लिखें एक बार मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। अभी मैं पहले ही कह रहा हूँ कि थोड़ा सा थियोरेटिकल है, तो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, तो लिखो दोज प्रॉपर्टीज which deals with the large number of particles। अच्छा प्रॉपर्टीज के आगे ना सिस्टम लिख लेना, दो सिस्टम, सिस्टम क्योंकि सिस्टम की बात चल रही है ना। तो दो सिस्टम विच कंसिस्ट लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। एग्जाम्पल, पार्टिकल का मतलब हमेशा क्या होता है, एटम्स, मॉलिक्यूल और आयंस। तो पार्टिकल्स के आगे डेट इज, एग्जाम्पल भी बोल सकते हो, एटम्स, मॉलिक्यूल एंड आयंस, ठीक है भाई।
तो मैक्रोस्कोपिक में ज्यादा एटम्स होंगे, लेकिन इसके अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं मैक्रोस्कोपिक के अंदर? कहना इसे प्रेशर, लिखो। वॉल्यूम, यस, लिखो डेंसिटी। टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे अब इन सब के बारे में। ठीक है, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अब बस दो प्रॉपर्टीज और, फिर तुम्हारा ये थर्मोडायनेमिक का इंट्रोडक्शन पार्ट होगा खत्म। मेरे पास अब एक आ रही है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब ये, अब देखो सारे बच्चे ध्यान से सुनना। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अपने आप में क्या होती है? देखो ये एक वो प्रॉपर्टी है जो कि मैटर के ऊपर डिपेंड करती है, अमाउंट के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे मैं अपना मास की बात करता हूं, तो अगर मेरा मास ज्यादा है तो मेरे अंदर ज्यादा मैटर होगा, कम मैटर होगा? ज्यादा। और अगर मेरा मास कम है तो उसके अंदर मैटर कम होगा, राइट? तो बताओ मास अपने आप में एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हुई या नहीं हुई? क्योंकि ये मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है, राइट? अच्छा मान लो अगर मेरे अंदर मैटर ज्यादा होगा तो मेरा वॉल्यूम ज्यादा होगा या नहीं रहे, या वॉल्यूम उतना ही रहेगा? क्या क्या क्या? अगर मेरे अंदर मेरा वॉल्यूम पहले कम था, मेरा वॉल्यूम ज्यादा हो गया है, तो अगर मेरा वॉल्यूम ज्यादा हुआ है तो इसका मतलब मेरे अंदर मैटर की क्वांटिटी उतनी ही है या ज्यादा हो गई है या ज्यादा हो कम? गई। इसका मतलब वॉल्यूम भी मेरे पास क्या है, मास पे डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा? जितना ज्यादा हाँ। वॉल्यूम होगा उतना ज्यादा मास हो जाएगा। कुछ एक दो केस है गुब्बारे उब्बारे जैसा अलग हो सकता है, ठीक है? तो इसी तरीके से हमारे पास बहुत सारी चीजें होती है जो मास पे डिपेंड करती हैं। जैसे मान लो अब मैंने तुमसे बोला कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। मान लो आस्था ने क्या करा, एक छोटा सा डायमंड लेकर आई, उसका कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। माइका बड़ा वाला लेकर आई, कह रही है चल मैं तो तेरे से बड़ा लेकर आई। तो इसका मतलब दोनों डायमंड लेकर आए हैं, लेकिन माइका बड़ा वाला लेकर आई है डायमंड। तो क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाएगा ज्यादा मैटर हाँ। लाने से? हाँ। देखो कौन सी दुनिया में वो क्यों नहीं होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैडम प्रॉपर्टी होती है। पर वो तो डेंसिटी होती है ना, उसकी वजह से बेंड। हाँ भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है कोई कितना डेंसर है। अगर तुम छोटा लेकर आओ तब भी उतना ही डेंसर है, बड़ा लेकर आओ तब भी तो उतना ही डेंसर होगा। ज्यादा लाने से ज्यादा डेंसर हो जाएगा क्या? नो सर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है कि कोई कितना मटेरियल एयर के कंपैरिजन में कितना डेंसर है? याद आया यस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, यस। साइन आई बाय साइन आर, स्नेल्स लॉ, 10th क्लास। तो तुम थोड़ा सा खरीदो, बड़ा खरीदो, डेंसर तो उतना ही रहेगा वो। नहीं आ रहा कुछ समझ? अच्छा चलो कोई बात नहीं। माइका मान लो डायमंड लेकर आई, ये भी डायमंड लेकर आई, तो क्या अब आस्था क्या कर रही है, उसको मेल्ट कर रही है अपने डायमंड को। इसने क्या करा, अपना 8000 केल्विन टेम्परेचर दे दिया। तो और माइका भी दे रही है टेम्परेचर, तो दोनों का टेम्परेचर सेम पे ही आएगा या अलग अलग आएगा? सर सेम। दोनों सेम टेम्परेचर पे मेल्ट होंगे या अलग अलग टेम्परेचर पे मेल्ट होंगे? सेम पे। सेम पे होंगे ना, क्योंकि दोनों का मटेरियल सेम ही तो है। भाई मटेरियल का टेम्परेचर, अब ये मत कहना कि सर ज्यादा के लिए ज्यादा अमाउंट देना पड़ेगा। अबे टेम्परेचर तो उतना ही देना पड़ेगा ना, तो मास पे डिपेंड नहीं कर रहा ना टेम्परेचर। तो ये क्या माना जाएगा? टेम्परेचर तो उतना ही देना पड़ेगा, बट ज्यादा टाइम के लिए देना पड़ेगा ना। टाइम से मतलब नहीं है, टाइम की बात ही नहीं कर रहा मैं। टाइम तो की फिर बात नहीं कर रहा मैं, दो मास। टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ। टेम्परेचर कितना देना पड़ेगा? हर किसी का टेम्परेचर फिक्स होता है कि वो इतने पे मेल्ट करेगा। मैंने तुमसे बोला कि एक एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम 500 डिग्री पे, जैसे वाटर है, वाटर 100 डिग्री पे बॉईल कर जाता है, ठीक है? तो अब मुझे बताओ, आस्था ने इधर पानी लिया एक कटोरी में और तुमने पूरा एक भगोने में ले लिया बड़े से, ठीक है? तो जरा बताओ जब 100 डिग्री आएगा तो दोनों वाटर बॉईल करेंगे नहीं करेंगे? हाँ करेंगे। लेकिन इसके वाले में टाइम ज्यादा लगेगा। टाइम से मुझे मतलब ही नहीं है, मैं तो टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ। लगेगा ना, मैं तो नाम पूछ रही हाँ थी। बिल्कुल। तो टेम्परेचर तो 100 ही चाहिए ना भाई, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो। नहीं आया समझ? आ गया समझ। तो टेम्परेचर क्या माना जाएगा, एक्सटेंसिव या इंटेंसिव? एक्सटेंसिव मास पे डिपेंड करता है, इंटेंसिव मास पे डिपेंड नहीं करता है, तो इंटेंसिव। इंटेंसिव। इसके नाम पे मत जाना, नाम से कंफ्यूजन हो जाती है। एक बच्चे कह रहा है एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव मतलब एक्सटर्नल, बाहर, जो डिपेंड नहीं करता। ऐसे उल्टे सीधे दिमाग में मत मत वो करना, ठीक है? तो याद करना है चीजें। तो एक्सटेंसिव किस पे डिपेंड करती है प्यारे प्यारे बच्चों? मास के ऊपर। मास पे, मतलब मैटर मास। पे। तो सारे बच्चे लिखें, दीज आर द प्रॉपर्टीज, these are the properties which depend upon the these are the properties which depend upon the quantity of matter, quantity of matter contained in the system, quantity of matter contained in the system.
इसके एग्जाम्पल में कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं तुम्हें आगे जाके पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है? तो अभी बस लिख लेना एग्जाम्पल, तो चिंता वाली बात नहीं है। जैसे आने वाले टाइम में मैं तुम्हें एंट्रोपी बताऊंगा, इंटरनल एनर्जी मैंने बताई दी है, ठीक है? कुछ गिव्स फ्री एनर्जी आएगी, तो ये सब टॉपिक हम पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर में ही। तो अभी बस तुम्हें एग्जाम्पल याद करना है, तो जो मैटर के ऊपर डिपेंड करती है। सबसे पहले एग्जाम्पल लिखे मास। मास मैटर पे डिपेंड करता है, जितना ज्यादा लोगे उतना ज्यादा मास आएगा। तो लिखो एग्जाम्पल मास, फिर लिखो वॉल्यूम, जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा वॉल्यूम। लिखो हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी के बारे में बताऊंगा, हीट कैपेसिटी के बारे में बताऊंगा। इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, इंथैल्पी, एंट्रोपी, गिव्स फ्री एनर्जी। एंट्रोपी ऐसे लिखते हैं, एंट्रोपी एंड गिव्स फ्री एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी। ये सब टॉपिक अभी आएंगे आगे जाके, ठीक है? चिंता वाली बात नहीं है। तो अभी बस नाम याद रखो। ये है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, जो कि किस पे डिपेंड करते हैं? मैटर पे, मैटर के अमाउंट पे। मैटर का अमाउंट मतलब मास पे। ऐसे मेरे पास क्या आता है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती होंगी? जो इंडिपेंडेंट होती जो, है हाँ, मैटर। जो मास पे डिपेंड नहीं करते। लिखो दीज आर द प्रॉपर्टीज which depends only upon the which depends only upon nature of substances. नेचर, अगर तुमने बस नेचर पे, नेचर अगर सेम है तो वो सब सेम ही रहेगा। तो जो मास पे डिपेंड तो नहीं करती, लेकिन नेचर पे डिपेंड करती है। अमाउंट तुम कितना भी लो उससे मतलब नहीं है, नेचर पे डिपेंड करती है। विच डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द सब्सटेंसेस। जैसे हर मटेरियल का बॉइलिंग पॉइंट अलग आएगा, हर मटेरियल का मेल्टिंग पॉइंट भी अलग होता है। तो लिखें इसके अंदर, तो टेम्परेचर हो गया मेरे पास, राइट? पीएच वैल्यू, रिफ्रैक्टिव तो इंडेक्स। इसका मतलब, हाँ, ये मास पे डिपेंड नहीं करते। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी तुमने बोला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है भाई? इसी तरीके से मेरे पास फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, मान लो जैसे कि संकल्प ने क्या करा, एक एसिड लिया इतनी सी डिब्बी में, ठीक है? और मालविका ने लिया इतनी बड़ी थर्मस की बोतल में, और फिर इसने पीएच डाला दोनों के अंदर। तो इसका पीएच ज्यादा आएगा या दोनों का पीएच एक जैसे ही आएगा? कलर सर सेम, एक जैसे आएगा। एक जैसा का पक्का सेम सोच लो। ऐसा तो नहीं है कि ज्यादा वाले का ज्यादा पीएच आएगा, सर नहीं। नो सर। नहीं। तो इसका मतलब ये इंटेंसिव हुआ या एक्सटेंसिव हुआ? इंटेंसिव। इंटेंसिव। इंटेंसिव हुआ ना? क्यों? क्योंकि नेचर पे डिपेंड कर रहा है, अमाउंट पे नहीं कर रहा है। ये जो चीज अमाउंट पे डिपेंड करती है वो एक्सटेंसिव होती है, ठीक है भाई? अरे कुछ समझ में आ रहा है या बस ऐसे ही हाँ हाँ करे जा रहे हो सारे बच्चे? कुछ लोग तो हाँ हाँ भी नहीं कर रहे, कह रहे हैं जो चल रहा है चलने दो, ये रट्टा मार लेंगे हम सब। रट्टा मारने में तो वैसे मैं एक्सपर्ट, ठीक है भाई? तो यस, वैष्णवी, मेरी आवाज आ रही है तुमको? यस सर। तो वैष्णवी, क्या मेन डिफरेंस है एक्सटेंसिव और इंटेंसिव में? सर एक्सटेंसिव मास पे वो करता है और इंटेंसिव मास पे नहीं करता। अच्छा, तो जब इंटेंसिव मास पे नहीं करता तो किसी एक चीज पे डिपेंड करता है, वो क्या चीज थी? इंटेंसिव मास पे नहीं करता है, लेकिन वो किसी एक चीज पे डिपेंड करता है ना। वो क्या चीज लिखवाई है मैंने? नेचर पे, अच्छा नेचर पे, ठीक है? नेचर। नेचर पे डिपेंड करता है। तो जब भी अगर तुमने दोनों चीज सेम सेम ली है तो वो इंटेंसिव माना जाएगा, क्योंकि वो मास पे डिपेंड नहीं करता। जैसे एसिड और एसिड, दोनों ही एसिड है, तो दोनों का पीएच सेम आया। तो इसका मतलब ये नेचर पे डिपेंड कर रहा है, मास पे नहीं कर रहा है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? ठीक है। तो ये था हमारे पास एक पूरा का पूरा, मतलब एक से हम बोलते हैं कि ये पूरा अपने आप में एक थियोरेटिकल पार्ट था, जो कि तुम लोगों को पता होना चाहिए। अब तुम जानते हो कि गाड़ियों के अंदर पिस्टन लगे होते हैं, देखा ना? वो पिचकारी, जैसे तुम पिचकारी खेलते हो, पिचकारी से खेलते हो ना होली पे, तो इसी टाइप की गाड़ियों के अंदर पिस्टन होते हैं। जब तुम ब्रेक लगाते हो तो पिस्टन दबता है। तो ये सारा काम किसका है? तो ये सारा काम अपने आप में थर्मोडायनेमिक्स के अंदर ही आता है, ठीक है? तो अब गाड़ियों के अंदर अलग टाइप के थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेसेस होते हैं। तो एक बार तुम एक भी वीडियो देखो, उससे थोड़ा सा ना, थोड़ा तुम्हें एक आइडिया मिलेगा कि थर्मोडायनेमिक्स में बेसिकली हम किस चीज के बारे में डील करते हैं। अब तक तुमने जितना भी देखा, ये अपने आप में क्या था? ये अपने आप में एक इंट्रोडक्शन था कि किसी को भी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने से पहले ये सब चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है भाई? तो अब मैं तुम्हें एक इंट्रोडक्शन दिखा देता हूँ
कि थर्मोडायनेमिक्स एक्चुअली में किस चीज के बारे में कैसे डील करता है। ठीक है भाई, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। तो जो इसके नीचे कंटेंट होगा सारे बच्चे उसको एक बार ध्यान से देखेंगे। 1 मिनट जस्ट। देख पा रहे हैं सारे बच्चे? एक सेकेंड। हाँ, तो ये हमारे पास एक सेकेंड जस्ट। System in thermodynamics refers to that part of the universe in which observations are made and the remaining universe constitutes the surroundings. The universe equals to system plus surroundings. Types of systems. 1. Open system. In an open system, there is exchange of energy and matter between the surroundings and the system. 2. Closed system. In a closed system. 2. Closed system. एक सेकेंड, अभी तुम लोगों ने नोटिस किया ओपन सिस्टम, जब यहां से पानी इवेपोरेट होता है, इवेपोरेट होकर बादल बनता है, बादल बन के वो दोबारा से नीचे गिरता है, प्रेसिपिटेशन, राइट। तो ये अपने आप में एक्सचेंज हो रहा है पूरा पूरा, मतलब हीट भी जा रहा है और मैटर भी तो जा रहा है, और फिर वही चीज Yes, नीचे sir. गिर रहा है। तो ये अपने आप में जो पूरा प्रोसेस तुम देख रहे हो हमारे एटमॉस्फेयर में, ये ओपन सिस्टम माना जाएगा, क्योंकि समुद्र Yes. इसके लिए सिस्टम है और ऊपर का पूरा इन्वायरमेंट हुआ, तो ये ओपन सिस्टम हुआ, राइट एवरीबॉडी। ये चीज समझाया। थर्मोडायनेमिक्स अपने आप में अलग टॉपिक है, ये केमिस्ट्री के अंदर बेशक है, लेकिन ये बिल्कुल ही अलग, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पार्ट पढ़ रहे हो तुम, ठीक है। साइंस के अंदर ये एक अपनी अलग ब्रांच है, ये तुम्हारे लिए एकदम नई बात है, तो इसको एक्सेप्ट करो, ये एक नई चीज है, ठीक है। और ये ध्यान रखना, नीट के अंदर ऐसा कोई पेपर नहीं हुआ है जब वो थर्मोडायनेमिक्स से ना पूछे। थर्मोडायनेमिक्स अपने आप में केमिकल बॉन्डिंग जैसी इंपॉर्टेंस रखता है, और ये बहुत अलग है, 10th क्लास में आज तक कभी किसी ने नहीं पढ़ाया, वो सब तो तुमने पढ़ रखा था, ये नई ब्रांच है जो तुम पहली बार पढ़ रहे हो साइंस स्ट्रीम में, ठीक है। Between the surroundings and the system. 2. Closed system. In a closed system, there is no exchange of matter, but exchange of energy is possible between the system and the surroundings. 3. Isolated system. In an isolated system, there is no exchange of energy or matter between the system and the surroundings. The state of the system. The average measurable microscope properties like pressure. सारे बच्चे नोटिस करें ये क्या बोल रहा है। अंदर अंदर पिस्टन देख रहे हो, एक देखा ये पिस्टन ऊपर हो रहा है, क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, एक्सपेंड हो रहे हैं, ये गैस एक्सपेंड हो रही है, तो ये पिस्टन को ऊपर लेके जाएगी, तो ये एक तरह से क्या है, एक्सपेंशन हो रहा है। लेकिन अगर तुम ऊपर से एक लोड दोगे तो ये पिस्टन नीचे आएगा, तो नीचे आएगा तो गैस कंप्रेस होगी, गैस कंप्रेस होगी, राइट, तो पार्टिकल पास पास आ जाएंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो बताओ वॉल्यूम कम या ज्यादा हो रहा है, और अगर Yes, वॉल्यूम sir. कम या ज्यादा हो रहा है तो प्रेशर भी कम ज्यादा हो रहा होगा, इनवर्स रिलेशन होता है, ठीक है। तो इन सब चीजों से ये प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं। Volume, temperature, amount of the substance, etc. are known as state functions. These are also known as state variables. These are useful to define the system. यस कार्तिकेय, ये स्टेट वेरिएबल्स क्या होते हैं? स्टेट वेरिएबल्स, स्टेट फंक्शन क्या होता है? फंक्शन बोलो या वेरिएबल्स बोलो, व्हाट डू यू मीन बाय दी स्टेट वेरिएबल्स? एक सेकंड। अभी मैंने बताया ना, दोज फंक्शन व्हिच डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ओनली। ऐसी चीजें हाँ कि सर। पहले क्या था और अब क्या है, उसे स्टेट बोलते हैं। और पाथ जो पूरे कैसा हुआ, हर एक सेकंड में कैसे चेंज हुआ, उस पर डिपेंड करता है, राइट। थियोरेटिकल पार्ट है, थियोरेटिकल पार्ट में भी नहीं बता पा रहे हो, बताओ, अभी तो न्यूमेरिकल स्टार्ट ही नहीं हुआ। Processes in a system. Isothermal. अब ये वाला अभी तक मैंने पढ़ाया नहीं है, ठीक है, मैं अभी बता देता हूँ। देखो सारे बच्चे ने एक चीज ध्यान रखना, अब ना हमारे पास आने वाले हैं थर्मोडायनेमिकल प्रोसेसेस। मतलब तुम कोई भी प्रोसेस करवाओ अपना, ठीक है, अगर उस प्रोसेस में तुमने अपने टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया कि भैया मैं अपना टेम्परेचर चेंज नहीं करूंगा,
चाहे कुछ भी चेंज हो जाए मुझे मतलब नहीं, लेकिन मैं टेम्परेचर चेंज नहीं करने वाला अपना। तो उस प्रोसेस को एक नाम दिया गया आइसोथर्मल। ठीक है, तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें तुम टेम्परेचर कांस्टेंट रखोगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, मान लो अब वैष्णवी आई, कह रही तुम लोग तो टेम्परेचर कांस्टेंट करो, मुझे मतलब नहीं है, मैं एक अपना प्रोसेस करवा रही हूँ जिसमें हीट ट्रांसफर जीरो रहेगा। मतलब अगर एक सिस्टम में जितनी हीट है तो वो सिस्टम में ही रहेगी, वो हीट बाहर नहीं जाएगी। तो हीट चेंज कितना हो गया, जीरो। जीरो। तो जिसमें हीट चेंज जीरो रहेगा उस प्रोसेस को क्या नाम दिया गया, एडियाबैटिक। आइसोथर्मल। चुप हो जाओ, आइसोथर्मल। एक सेकंड चुप। जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, जब पता नहीं होता तो मत बुला करो, टेम्परेचर जब कांस्टेंट होता है तो उसे आइसोथर्मल बोलते हैं। जब हीट एक्सचेंज कांस्टेंट रहता है, हीट एक्सचेंज नहीं होता, जितना है उतना ही रहता है, तो उसे एडियाबैटिक बोलते हैं। नाम इनके थोड़े से वियर्ड लग रहे होंगे क्योंकि नए नए तुम सुन रहे हो, लेकिन ये बहुत इजी है। एक मेरे पास होता है आइसोबैरिक, बी से समझो प्रेशर। तो जब तुमने अपना प्रेशर कांस्टेंट कर दिया है, तुम एक प्रोसेस में प्रेशर को चेंज नहीं कर रहे हो, वो फिक्स रखा है, बाकी सब चेंज हो सकता है, बस प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, आइसोबैरिक। आइसो का मतलब होता है इक्वल, आइसो बराबर। तो तुमने आइसोबैरिक, और एक होता है आइसोकोरिक। अगर तुमने अपना वॉल्यूम कांस्टेंट रखा है, वॉल्यूम को चेंज नहीं कर रहे हो तुम, तो वो होता है आइसोकोरिक। तो मैंने चार मेन प्रोसेस बताए, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक एंड आइसोबैरिक। मतलब आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, एडियाबैटिक में हीट एक्सचेंज कांस्टेंट रहती है, हीट चेंज नहीं होती, आइसोकोरिक में वॉल्यूम चेंज रहता है, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होगा, और लास्ट आइसोबैरिक में प्रेशर कांस्टेंट रहता है। राइट एवरीबॉडी? तो संकल्प क्या क्या नाम बताए? आइसोथर्मल, आइसोबैरिक वेरी गुड। आइसोकोरिक और एडियाबैटिक, एडियाबैटिक। ठीक है, तो कोई बात नहीं, नया नया सुना है तो इसलिए नाम याद नहीं होता। सारे बच्चे ध्यान से देखें अब। Isobaric, isocoric, adiabatic. एक सेकेंड, ये बोल रहा है एडियाबैटिक Isothermal. है, लेकिन हम लोग इंडियन है तो इंडियन में एडियाबैटिक ही बोलते हैं। ठीक है, एडियाबैटिक इसने बोला, तो सारे बच्चे ध्यान से सुने फिर से। तो Adiabatic. कुछ अलग ही बोल रहा है, ठीक है, तो प्रोनाउंसिएशन का फर्क है, बाकी तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, Isothermal process. An isothermal process is a change of a system in which the temperature remains constant. Delta T equals to 0. डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो क्यों होगा? क्योंकि फाइनल टेम्परेचर और इनिशियल टेम्परेचर तो सेम ही रहेगा, तो T2 माइनस T1 जीरो ही तो आएगा। इनिशियल टेम्परेचर 25 है, फाइनल टेम्परेचर भी 25 है, तो 25 माइनस 25 कितना हो जाएगा? जीरो। डेल्टा टी कितना हो जाएगा? जीरो। इसका मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट था ना। एक बच्चा कह रहा हो सर ये तो डेल्टा टी तो जीरो आ गया, तो इसका मतलब ये तो चेंज हो गया। अबे चेंज नहीं हुआ, डेल्टा टी जीरो का मतलब ही है कि वो कांस्टेंट था, क्योंकि कांस्टेंट में से कांस्टेंट माइनस करोगे उतना ही डिट्टो, तो जीरो ही तो आएगा। ठीक है, तो ये क्या था मेरे पास, आइसोथर्मल। Isobaric process. An isobaric process is a thermodynamic process in which the pressure stays constant. Isocoric process. An isocoric process, also called a constant volume process. An isovolumetric process or an isometric process is a thermodynamic process during which the volume of the closed system undergoing such a process remains constant. Adiabatic process. In thermodynamics, an adiabatic process or an isocaloric process is a thermodynamic process in which the net heat transfer to or from the working fluid is zero. The wall separating the system and the surroundings is called the adiabatic wall. Internal energy, U. एक सेकेंड, अब अभी तुम लोगों ने एक चीज नोटिस करी, इसने एक एडियाबैटिक वॉल्स का यूज किया। देखो हमारे पास ना, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे, हमारे पास ना दो टाइप की वॉल होती है। ठीक है, और वो दो टाइप की कौन सी वॉल होती है? एक मेरे पास होती है कंडक्टिंग वॉल, एक मेरे पास होती है एडियाबैटिक वॉल। देखो कंडक्टिंग वॉल का मतलब क्या है, जैसे मान लो मेरे पास ना ये एक सिस्टम है, ठीक है, सिस्टम है,
और मान लो ये मैंने एक वॉल बनाई है, ये वाली वॉल। अब यहाँ की हीट यहाँ पहुंच जा रही है, यहाँ की हीट यहाँ पे गर्म हुआ तो यहाँ का रूम भी गर्म होने लग गया। इसका मतलब हीट ट्रांसफर हो रही है नहीं हो रही, मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है नहीं हो रहा। तो ये वाली वॉल को हम क्या बोलते हैं? कंडक्टिंग वॉल। तो कंडक्टिंग वॉल कंडक्ट करवा लेती है, एक जगह से दूसरी जगह चीजें पहुंचा देती है। लेकिन एक मेरे पास क्या होती है? एडियाबैटिक वॉल। एडियाबैटिक वॉल चीजों को, मैं लिखवाऊंगा अभी, चिंता मत करो। एडियाबैटिक वॉल जो होती है वो चीजों को अलाउ नहीं करती। एडियाबैटिक वॉल एकदम फिक्स होती है, वो एडियाबैटिक वॉल चीजों को अलाउ नहीं करवा पाती। करवा नहीं पाती मतलब वो करना ही नहीं चाहती, उसकी प्रॉपर्टी यही है। अगर तुम्हें यहाँ की चीजों को यहीं रखना है और यहाँ की चीजों को यहीं रखना है, तो वो कौन होता है मेरे पास? एडियाबैटिक वॉल। ठीक है भाई, याद रहेगा सब बच्चों को। तो अगर तुम्हें ट्रांसफर करवाना है तो कौन सी वॉल यूज करते हैं हम? कंडक्टिंग वॉल। कंडक्टिंग वॉल से हीट ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है। इसे थर्मल वॉल भी बोलते हैं क्योंकि थर्मल कंडक्टिंग है मेरे पास। एडियाबैटिक वॉल चीजों को ट्रांसफर नहीं करती। तो अगर तुम्हें एक एडियाबैटिक प्रोसेस करवाना है जिसमें तुम्हें हीट को ट्रांसफर नहीं करना, तो कंडक्टिंग वॉल लोगे या एडियाबैटिक वॉल लोगे? Adiabatic. एडियाबैटिक। ऑफ कोर्स, नाम से पता लग रहा है एडियाबैटिक के अंदर, क्योंकि तुम्हें हीट को ट्रांसफर नहीं करवाना, जो जहां पर है वहीं पर रहना चाहिए उसी रूम में। ठीक है भाई, याद रहेगा। तुम एसी चलाते हो, तो एसी चलाते हो तो तुम सारे रूम को बंद क्यों करते हो भाई? क्यों करते हो तुम बंद? खुला क्यों नहीं रहने देते? बाहर की विंडो क्यों नहीं खोलते तुम लोग? सारे ताकि रूम, चले ना जाए। हाँ, ताकि जो कूलिंग हो रही है, जो इतनी यूनिट खर्च करके आ रही है, इतना पैसा लगता है इसे चलने में, तो वो उस रूम के अंदर ही स्टोर रहे, राइट? रूम ठंडा हो जाए ताकि वो सब इसी रूम में रहे। एक तरह से तुम उसको एडियाबैटिक बनाने की कोशिश कर रहे हो, प्रॉपर नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि नीचे नीचे कैविटीज, छोटे छोटे वो होते हैं ना, स्पेस होता है ना गेट के नीचे, गेट के नीचे से हवा निकल जाती है, वो अलग बात है। तो इतना नहीं निकल पाती, लेकिन तो एडियाबैटिक नहीं है वो, अप्रोक्सीमेट एडियाबैटिक बनाने की कोशिश करते हैं हम। याद रहेगा सब बच्चों को भाई। यस सर। अब आते हैं इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी मैंने क्या बताया? क्या हमारे अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर रहती है हमेशा? क्या हमारे अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर रहती है बॉडी के अंदर? बिल्कुल रहती है। तो टोटल सम ऑफ ऑल द एनर्जीज, इट इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। हर सिस्टम के अंदर अपनी एक इंटरनल एनर्जी होती है, ठीक है। तो जो टोटल एनर्जी है, वो टोटल एनर्जी कुछ भी हो सकती है, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, काइनेटिक, पोटेंशियल। कार्तिकेय, तुम्हारी बॉडी के अंदर एनर्जी है या नहीं है? हाँ सर, आज तो है। ठीक है, तो सबकी बॉडी में कुछ ना कुछ एनर्जी होती है, ठीक है। पढ़ने के लिए बचा के रखो बच्चे, ठीक है। तो सर ये मैं का हमारे पास, खत्म कर रहा हूँ। हाँ, The तो quantity which represents the total energy of the system, which may be chemical, electrical, mechanical, etc., is known as internal energy. तो आर्यन, आर्यन नहीं, चंदन, 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 यस सर। हाँ, तो चंदन एक बात बताओ, ये इंटरनल एनर्जी के अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं? सर केमिकल एनर्जी और सिर्फ केमिकल आती है या और भी बहुत सारी टाइप की एनर्जी जो हमारी बॉडी में स्टोर हो सकती हैं? भी आ जाती हैं सर। ठीक है, तो केमिकल एनर्जी हो सकता है, मैकेनिकल एनर्जी हो सकता है, काइनेटिक हो सकता है, पोटेंशियल हो सकता है, ठीक है एवरीबॉडी। और इंटरनल एनर्जी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? देखो यहाँ पे क्या लिखा है, तुम लोगों को स्क्रीन नहीं दिख रही है क्या? सर यू लिखा है, यू। दिख रही है सर। तो तुम लोग रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो? तुमको आवाज आ रही है जो ये बोल रहा है बंदा? हाँ सर। शक्ल तो मतलब एक्सप्रेशन तो ऐसा है जैसे तुमको समझ ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है दुनिया के अंदर। एक तो बच्चों ने अपनी वीडियो ऑन नहीं करके रखते, ऊपर से आवाज भी कुछ नहीं बोलते। इनका बच्चा लेना, ये लोग बिल्कुल हाइड ही कर ले। अगर एक ऐसा ऑप्शन आता है जूम में कि हाइड कर लो अपने आप को, टीचर को पता नहीं चलेगा तुम हो भी, तो ये लोग सबसे पहले वही करेंगे कि हम हैं तो, लेकिन किसी को दिखेंगे नहीं। क्यों? इस सबसे ज्यादा, और ये जूम को जूम जरूर करेगा क्योंकि जूम सबका ध्यान रखता है, बच्चों का भी ध्यान रखता है, टीचरों का भी ध्यान रखता है। टीचरों का ध्यान नहीं रखता है, बच्चों का ही रखता है सिर्फ। गलती हो गई। It is represented by U. This changes when heat passes into or out of the system. Work is done on or by the system. Matter enters or leaves the system. एक सेकेंड, ये चीज तुम्हें समझ नहीं आई होगी, सारे बच्चे ध्यान सुनना। एक पिस्टन है, अंदर अंदर देख रहे हो, एक अंदर अंदर एक पिस्टन है और उसके बाहर एक ऐसा बॉक्स बना हुआ है। जब तुम इसको प्रेस करोगे
तो जब तुम इसको प्रेस करोगे तो ये अंदर के पार्टिकल बाहर की साइड आ जाएंगे, दब जाएंगे ना। तो ये जो रेड रेड से पार्टिकल से दिख रहे हैं तुम्हें, ये बाहर की साइड आ गए। तो जब ये बाहर की साइड आएंगे तो इसका मतलब ये लीव कर रहे हैं सिस्टम को या एंटर कर रहे हैं सिस्टम में? लीव कर रहे हैं। लीव कर रहे हैं। अच्छा, और जब ये पिस्टन ऊपर की साइड जाएगा तो अंदर एक प्रेशर क्रिएट हो जाएगा ना, सक्शन, एक खिंचाव। तो फिर जो पार्टिकल बाहर होंगे वो अंदर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? अरे याद करो, होली पे याद करो, होली पे जब तुम पिचकारी को पानी में डालते हो और तुम उसे खींचते हो तो पानी अंदर घुस जाता है ना पिचकारी के। हाँ सर। तो वो तुमने एक सक्शन क्रिएट करा ना, उसके अंदर प्रेशर क्रिएट किया। तो ऐसे अगर ये पिस्टन ऊपर जाएगा तो बाहर के पार्टिकल को अंदर ले लेगा। यस सर। तो इसका मतलब मैटर एंटर भी करता है और लीव भी करता है। इट डिपेंड्स कि तुमने पिस्टन को ऊपर करा या नीचे करा है, राइट? मतलब एक्सपेंड किया है या कंप्रेस किया है। तो ऐसा करने से बताओ इंटरनल एनर्जी चेंज होगी या नहीं होगी? इंटरनल एनर्जी सिस्टम की, भाई जब पार्टिकल बाहर निकल गए तो इंटरनल तो पार्टिकल तो रह ही नहीं गए अंदर, तो एनर्जी कम। और जब खींचा गया पार्टिकल अंदर आ गए तो पार्टिकल के अंदर आने से एनर्जी और ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी चेंज हो सकती है। Internal energy is a state function. Depends on अभी एक सेकंड मैंने बताया था, initial and स्टेट फंक्शन का मतलब क्या होता है स्नेहा? हाँ, तो इंटरनल एनर्जी भी अपने आप में क्या माना जाता है प्यारे प्यारे बच्चों? एक स्टेट फंक्शन माना जाता है। तो आई होप कि इस वीडियो से तुम्हें बेसिक एक हेल्प मिली होगी, जो भी हमारे पास थर्मोडायनामिक का एक बेसिक इंट्रोडक्शन है, राइट एवरीबॉडी? क्षितिज, मेरी आवाज आ रही है तुमको? क्षितिज, मैंने बच्चों को इतनी बार बोला हुआ है कि एयरफोन खरीद के रख लो एक, लेकिन बच्चे एयरफोन खरीदने के लिए राजी नहीं है। और एयरफोन होगा, मैं जानता हूँ, मूवीज वूवीज देखने के लिए एयरफोन होता है। ऐसा कौन सा बच्चा है जो आजकल एयरफोन यूज नहीं करता आज के जमाने में? अगर ऐसा बच्चा है तो आई एम सॉरी, तुम लोग। सर मैं था सर, ऑनलाइन क्लासेस ने जबरदस्ती लगवा दिया। अच्छा ठीक है, 15 तो मिनट में फिर भी सोचता था कान खराब हो जाएंगे। ठीक है, तुम चुप हो जाओ, उसको ब्लॉक कर दो, सारे बच्चे क्लास से बाहर निकाल दो उसको। ठीक है, सर वो तो आपके अब हाथ में। हमारे पास एक, अभी तुमने ये सब प्रोसेस देखे, मैं इसके बारे में लिखवाऊंगा, चिंता की बात नहीं है। बट स्टिल मुझे एक बात बताओ, आइसोथर्मल में क्या था, क्या चीज कांस्टेंट थी? टेम्परेचर। आइसोकोरिक में? कोरिक नहीं, वॉल्यूम। वॉल्यूम। आइसोबैरिक, बी से याद रखो, बी से पी, इस तरीके से। वैसे तो होता नहीं है पी से भी, लेकिन बैरिक का मतलब प्रेशर। ठीक है, और लास्ट में एडियाबैटिक। एडियाबैटिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एडियाबैटिक में क्या चीज? हीट। हीट कांस्टेंट थी, हीट एक्सचेंज नहीं हुई थी। अब ना एक चीज तुम्हें याद रखनी है, देखो ये जो प्रोसेस होता है ना, इसमें एक होता है मेरे पास रिवर्सिबल, और एक मेरे पास होता है इरिवर्सिबल। तुम्हें इसके नाम को देख के लगेगा ये क्या पढ़ा रहे हो सर आप, ये तो हर किसी को पता है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। देखो यहाँ पे ना, ये ना थोड़ा सा चालाकी वाला सिस्टम है। अब ये रिवर्सिबल और रिवर्सिबल क्या होता है, जरा मुझे एक बात बताना, मुझे एक बात बताओ। मान लो एक पिस्टन है, एक पिस्टन के अंदर तुमने क्या कर रखा है, कुछ एक चीजें डाल रखी हैं, ठीक है? तो अगर तुमने एक पिस्टन के अंदर कुछ चीजें मिक्स कर रखी हैं, तो जरा मुझे एक बात बताना, अगर तुम इसको ना यार थोड़ा सा ना इस तरीके से समझो कि एक पानी है, पानी के अंदर मान लो इसने जलजीरा डाल दिया। जलजीरा आता है ना, मार्केट के अंदर मिलता है शायद, एक पैकेट से आता होगा, मान लो जलजीरा डाल दिया या रसना डाल दिया। रसना भी वो वाला है जो एकदम नहीं खुलता, ठीक है? अब जरा मुझे एक बात बताना, अगर तुमने उसको एक, उसमें पिस्टन है, ऐसे वो आते हैं ना पिस्टन, मतलब पानी में डाल दिया और पिस्टन ऐसे करके करते हैं तो वो मिक्स हो जाता है पिस्टन से ऐसे ऐसे। अब मान लो स्नेहा ने क्या करा, अब स्नेहा ने वो जलजीरा डाला और धीरे करके मिक्स कर रही है, मतलब पानी और नीचे जलजीरा बैठ गया है। अब अगर ये पिस्टन को धीरे करके लाएगी, पिस्टन को, तो पिस्टन को अगर ये धीरे धीरे करके लाएगी तो जलजीरा ज्यादा मिक्स होगा या बहुत कम मिक्स होगा, बताओ? अरे कम होगा। सोच लो सारे बच्चे एक बार। हाँ, कम होगा। जल्दी करके लाएगी। अरे मैं जो पूछ रहा हूँ पहले वो तो बताओ। बोला क्या, वही नहीं समझ आया मुझे। अच्छा, एक मेरे पास सिंपल सा एक गिलास है, ठीक है? तो एक गिलास में एक चीज मैंने ऐसे करके डाल दी, पाउडर डाल दिया, ठीक है? उसमें पानी है। अब ये पाउडर पानी के साथ मिक्स नहीं हुआ अच्छे से, नीचे नीचे पाउडर है। अब ये एक पिस्टन है, ऐसा पिस्टन, ठीक है?
तो स्नेहा ने क्या करा, ये पिस्टन पे नीचे अब ये ऐसे घोलती जा रही है और ये यहाँ पे छेद बने हुए हैं, पानी ऊपर भी आता जा रहा है, तो धीरे धीरे करके लेकर आ रही है। अब अगर ये धीरे धीरे करके बहुत ही धीरे धीरे करके, बहुत ही धीरे, मतलब इसे 1 दिन लग गया नीचे आने में, इतना धीरे करके, ठीक है, बहुत ही धीरे करके। तो ये कह रही कि मतलब समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तो ये कुछ ना कुछ कर रही है, टाइम पास होता है ऐसे करने से, ठीक है। तो बताओ वो जो नीचे पाउडर पाउडर था वो ज्यादा मिक्स होगा या कम होगा? कम मिक्स होगा, राइट। तो अगर कम मिक्स हुआ है तो वो वाला रिवर्सिबल माना जाएगा या इरिवर्सिबल माना जाएगा? वो प्रोसेस, रिवर्सिबल का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब वो घुला ही नहीं ना। तो जब घुला ही नहीं तो जब जो पानी पहले था वही पानी अब भी तो है, रिवर्सिबल हुआ नहीं हुआ ये? इसका मतलब एक ऐसा प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक्स में ऐसे ही समझाना पड़ता है यार, मैं कैसे बोलूं, मतलब थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसी ब्रांच है जो थोड़ी वियर्ड है, मेरे को ये बोलने में कोई शर्म नहीं है, थोड़ी सी अलग ब्रांच है, वरना मैं सीधे बोलता रिवर्सिबल रिवर्सिबल होता है। एक ऐसा प्रोसेस जो तुम बहुत धीरे धीरे करके करवा रहे हो, बहुत ही धीरे धीरे करके, तो उसे हम क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल प्रोसेस। लेकिन मान लो अभी थोड़ी थक गई, कह रही है व्हाट अ बोरिंग वर्क, तो इसने क्या करा, स्नेहा ने एकदम ऐसे झटके से लगा दिया, इसे 1 सेकंड भी नहीं लगा, 1 सेकंड में वो सारा सारा बॉर्डर तुरंत खुल गया, क्योंकि ऐसे करने से तुरंत खुल जाता है ना, तो खुल गया, अब तक पूरा खुल चुका है वो बॉर्डर। क्या अब वो तुम वापस लेकर आ सकते हो? आज तूने बोला ये बॉर्डर मुझे वापस कर, तूने मेरा चोरी किया था, मेरे घर पे था ये बॉर्डर, तो इसने कह रही है अब तो मिक्स हो गया, तो मुझे नहीं कह रही, मुझे नहीं पता, मुझे वो बॉर्डर वापस चाहिए, तो क्या अब स्नेहा वापस लाके दे सकते हैं बॉर्डर? नहीं। नहीं ना। तो इसका मतलब अब वो पाउडर मिक्स क्यों हो गया था? क्योंकि वो बहुत धीरे धीरे करके मिक्स किया गया था या एकदम सडनली क्विकली? सडनली। इसका मतलब एक बात साफ है थर्मोडायनेमिक्स में, अगर तुम कोई काम बहुत ही धीरे धीरे करके करवाओगे, इनफाइनाइटली स्लो, तो वो इरिवर्सिबल प्रोसेस में काउंट होता है। लेकिन अगर तुम वो कोई प्रोसेस बहुत ही जल्दी करवा दोगे, बहुत ही जल्दी, तो वो क्या माना जाएगा? इरिवर्सिबल। हाँ। तो देखो अब ना इसी चीज को मैं समझाता हूँ, इसी चीज को मैं पिस्टन से समझाना पड़ता है, क्योंकि ये चीज गाड़ियों में यूज होती है। एक सेकेंड। Cooking gas leaking from gas cylinder in अबे रुक जा, पहले ही बोल the सर क्या kitchen. नापतोल पे खरीदारी चल रही? ठीक है। हाँ, तुम ज्यादा मत बोलो, ठीक अरे है। ऐसा लगा सर, दिख रहा है वही सब बच्चों को रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस दिख रहा है ये? अरे दिख रहा है? यस सर। Yes, sir. सर इसके बाद बोलने, छोड़ देना सर, हाँ, बहुत ठीक है। लेट हो गया है। तो सारे बच्चे एक बार ध्यान से सुनो। Diffuses to the entire room. The diffusion process will not spontaneously reverse and bring the gas back to the cylinder, isn't it? Friends, a quasi-static process is a thermodynamic process that happens infinitely slowly. अबे कैसे बोल रहा है, ढंग से बोल ले, ठीक है। तो ये मेनली बोलना चाह रहा है कि एक ऐसा क्वासी स्टैटिक है, मतलब एक ऐसा लिक्विड है जिसमें सेमी, मतलब जो ना तो कम्प्लीटली लिक्विड है ना कम्प्लीटली सॉलिड है, ठीक है, प्लाज्मा टाइप से, ठीक है, और ये बहुत ही स्लोली हो रहा है, बहुत ही स्लोली, देख रहे हो ना, इनफाइनाइटली स्लोली, मतलब इतना स्लोली कि इसे पूरा दिन लग जाए, ठीक है। तो ये क्या माना जाएगा, रिवर्सिबल या रिवर्सिबल? No real process is quasi-static. Therefore, in practice, such processes can only be approximated by performing them infinitesimally slowly. A thermodynamic process is reversible if the process can be turned back such that both the system and the surroundings return to their original states with no change anywhere else in the universe. एक सेकेंड, तो मैं कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अभी ये ग्राफ पे आ गया पहले से ही, ग्राफ को देख के डरने की जरूरत नहीं है, ये बस ये बात कहना चाह रहा था, ये समझा नहीं पाया, ठीक है, कोई बात नहीं, इग्नोर मारो इसे। इसको ये बोलना चाहिए था, एक ऐसा प्रोसेस जो बहुत ही इन्फिनाइटली स्लो होता है, तो वो अपनी पोजीशन पे वापस पहुंच जाता है जहां से वो स्टार्ट हुआ था, इसलिए उसे हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल। और अगर कोई काम तूने बहुत जल्दी करा है, कहते ना जल्दी का काम शैतान का काम होता है, अब शैतान आ गया तो वो जाएगा तो नहीं, शैतान बन जाओगे फिर तुम। तो इसीलिए अगर कोई काम तूने बहुत ही फास्ट करवाया है तो वो कभी भी अपने ओरिजिनल शेप पे नहीं जा सकता, ठीक है भाई, याद रहेगा सब बच्चों को। तो ये था हमारे पास रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट क्लास। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।